कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस अगर हमारे बॉडी में एंटर करे तो क्या होगा? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं, हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट पूरी तरह इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा है। जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं, हम जो सांस लेते हैं, हम जो पानी पीते हैं, इन सभी के थ्रू हमारे बॉडी में रोज कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं। और तो और हमारे बॉडी में पहले से ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैंडिडा अल्बिकन नाम का एक फंगस प्रेजेंट होता है। स्टेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और इस तरह के कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कई बैक्टीरिया, कई फंगस हमारे बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये अगर बैक्टीरिया, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमें डिसीज कॉज करे या हमें इन्फेक्शन कॉज करे तो हम एक दिन के लिए भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि जो इन बैक्टीरिया, इन वायरसेस, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमको इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे बॉडी में क्या ऐसा मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्शन देता है इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं उमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रस्क एकेडमी। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हमारे बॉडी के एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में कि जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म को कहते हैं हम लोग इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी की अगर डेफिनेशन देखेंगे, द टर्म इम्यूनिटी रिफर्स टू द रेजिस्टेंस exhibited by the host toward the injury or the infection caused by microorganism। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारे बॉडी का एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है। इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है? इम्यूनिटी के दो टाइप्स, एक इननेट इम्यूनिटी, हम देखेंगे कि इननेट इम्यूनिटी क्या है, और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है और व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी, व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी क्या है, क्लासेस ऑफ इननेट इम्यूनिटी, functions of innate immunity, and the most important mechanism of innate immunity। सो इननेट इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि इननेट इम्यूनिटी क्या है, इननेट इम्यूनिटी की क्लासेस क्या है, इननेट इम्यूनिटी के फंक्शंस क्या है, और लास्ट में इननेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम देखेंगे कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के टाइप्स क्या है, फिर देखेंगे कि हाउ टू इंप्रूव इम्यूनिटी, एंड लास्ट में देखेंगे इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले ये सारी चीजें। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी सी इननेट इम्यूनिटी। व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? इननेट इम्यूनिटी इज अ नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय बर्थ। अगर हम कंपेयर करें इननेट इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी से, तो इननेट इम्यूनिटी इज अ नेचुरल इम्यूनिटी जो कि हमें बर्थ से ही मिलती है, प्रेजेंट मिलती है, गिफ्ट मिलती है। बट
एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसी नहीं होती, एडेप्टिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड, इट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ। जो इनेट इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जैसे हम जन्म लेते तब से इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए इसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी को देखेंगे तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड है, जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इम्यूनिटी डेवलप होते जाएंगे, तो इस इम्यूनिटी को हम एक्वायर्ड करते हैं। बट इनेट इम्यूनिटी नेचुरली प्रेजेंट है, और इनेट इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इनेट इम्यूनिटी को अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करे, बैक्टीरिया एंटर करे या वायरस एंटर करे या कोई भी डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया, कोई भी डिफरेंट टाइप का वायरस अगर एंटर करता है बॉडी में, तो इनेट इम्यूनिटी एक ही टाइप से वर्क करता है। चाहे कोई भी बैक्टीरिया है, ये कुछ देखता नहीं है, डायरेक्ट उसको किल करने में लग जाता है। बट एक्वायर्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी को अगर देखेंगे तो एडेप्टिव इम्यूनिटी इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट इज अ स्पेसिफिक अगेंस्ट अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सपोज मान लो कि कोई बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो अगर बॉडी में एंटर करता है तो साल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो है एडेप्टिव इम्यूनिटी, पर्टिकुलर टाइप के एंटीबॉडीज फॉर्म करती है। अगर वही अगर ई कोलाई अगर एंटर करता है तो जो साल्मोनेला को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनी थी वो एंटीबॉडीज ई कोलाई के लिए वर्क नहीं करती, ई कोलाई के लिए अलग से एंटीबॉडीज बनती है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक है। बट इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी बैक्टीरिया है, चाहे साल्मोनेला है चाहे ई कोलाई या अदर कोई बैक्टीरिया है, तो ये इम्यूनिटी एक ही टाइप की होती है, एक ही टाइप से उसको किल करती है। नेचुरल हो गया, नॉन स्पेसिफिक है, एंड इट इज जेनेटिकली ट्रांसफर फ्रॉम, जेनेटिकली ट्रांसफर। innate immunity can genetically transfer from one generation to another generation, but adaptive immunity cannot be transferred from one generation to another generation, cannot be transferred genetically। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी जेनेटिकली कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, इनेट इम्यूनिटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जेनेटिकली ये ट्रांसफर होती है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इट डज नॉट डिपेंड ऑन prior contact with माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इनेट इम्यूनिटी है वो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करे तो डायरेक्टली उसको किल कर देते, डायरेक्टली उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। बट एडेप्टिव इम्यूनिटी में इट डिपेंड्स ऑन प्रायर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है बॉडी में तो एडेप्टिव इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करके फिर एक्टिवेट होती है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करती है। बट इनेट इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करे तो डायरेक्टली उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो दिस इज द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी इज द नेचुरल इम्यूनिटी प्रेजेंट बाय birth. It is a non-specific immunity. It can genetically transfer from one generation to another generation, and it does not depends on prior contact with microorganism. So this is the innate immunity, and there are three classes of innate immunity. There are three classes of innate immunity. Classes of innate immunity. The first class is species immunity. Second class is racial immunity, and third one is individual immunity.
So we will discuss all these three immunity one by one. Now we see the first class of innate immunity, that is species immunity. When a particular disease attack on a one species and another species is entirely immune to it is called as species immunity. जब कोई एक पर्टिकुलर डिसीज एक स्पीसीज पे अटैक करे और दूसरा स्पीसीज उस डिसीज के अगेंस्ट पूरा इम्यून हो, ऐसे टाइप की इम्यूनिटी को हम लोग स्पीसीज इम्यूनिटी कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन एंड डॉग्स, दीज आर टू डिफरेंट स्पीसीज. जो डिसीज ह्यूमन को अटैक कर सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस पे अटैक करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डॉग्स पे अटैक नहीं करते. So dog are immune to particular microorganism and humans are susceptible to particular microorganism. जैसे for example in humans are susceptible to measles, mumps and HIV. तो ये जो डिसीज है जैसे मीजल, मम्स, HIV जो ह्यूमन पे अटैक करते हैं, तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही डिसीज डॉग्स को अटैक नहीं कर सकते. ये डिसीज डॉग्स में नहीं होते. तो डॉग्स आर इम्यून टू इट. तो ये जो डिसीज है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मीजल, मम्स और HIV कॉज करते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डॉग्स में डिसीज नहीं कर सकते. सो ये दो डिफरेंट स्पीसीज है. तो ये सेम डिसीज एक स्पीसीज को अटैक करता है और दूसरे स्पीसीज को अटैक नहीं कर सकता. तो इस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहेंगे स्पीसीज इम्यूनिटी. तो इसका रीजन क्या है, क्यों एक स्पीसीज ससेप्टिबल है और दूसरा स्पीसीज इम्यून है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंसेस इन फिजियोलॉजी एंड biochemistry of different species. तो दो डिफरेंट स्पीसीज में उनकी फिजियोलॉजी और उनकी बायोकेमिस्ट्री अलग अलग होने के कारण इन स्पीसीज की इम्यूनिटी भी अलग अलग होती है. कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन में डिसीज कॉज कर सकता है, तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डॉग्स में डिसीज कॉज नहीं कर सकता. अगर दूसरा एग्जांपल अगर ले हम, तो ह्यूमंस में मलेरिया होता है और वही मलेरिया मॉस्किटो को डिसीज कॉज नहीं कर सकता. वही मलेरिया का पैरासाइट उस मॉस्किटो में रहता है, फिर भी उसको डिसीज कॉज नहीं करता. बट वही मलेरिया का पैरासाइट अगर ह्यूमन में आए तो ह्यूमन को वो डिसीज कॉज कर सकता है. तो दिस इज द स्पीसीज इम्यूनिटी. द सेकंड क्लास ऑफ innate immunity is the racial immunity. Racial immunity क्या है? In a particular species, one race is immune to certain disease and another race is susceptible to it. मतलब एक पर्टिकुलर स्पीसीज में अगर कोई रेसेस में अगर कुछ डिसीजेस होते हैं, वही डिसीज दूसरे रेस में नहीं होते. तो फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन स्पीसीज एक निग्रो करके एक रेस है और एशियंस. These are the two races. So Negroes are resistant to yellow fever and malaria, and Asians are susceptible to yellow fever and मलेरिया. सो इन वन पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे कि ह्यूमन स्पीसीज में एक रेस इम्यून है कुछ डिसीज के लिए और दूसरा रेस ससेप्टिबल है. तो ह्यूमन स्पीसीज में निग्रोज में मलेरिया और येलो फीवर नहीं होता. दीज आर इम्यून टू मलेरिया एंड येलो फीवर. बट यही डिसीज एशियंस में होता है. तो एशियंस आर ससेप्टिबल टू येलो फीवर एंड मलेरिया. सो इन वन पर्टिकुलर स्पीसीज the one race is immune to particular diseases and another race is susceptible to particular diseases. So this is the racial immunity.
Third class of innate immunity is individual immunity. So what is the individual immunity? In this type of immunity, individual of the same race shows the different level of immunity to disease. एक रेस के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन स्पीसीज में एक एशियन रेस, तो उस एशियन रेस के अंदर अगर जितने भी इंडिविजुअल्स है, सभी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी अलग अलग होती है. जैसे अभी देखा हम लोगों ने कोविड-19, एग्जाम्पल इज कोविड-19. तो हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी अलग अलग होती है. तो अगर ये कोविड-19 का वायरस सभी इंडिविजुअल में एंटर करता है तो कोई सिम्टम्स शो करता है, कोई सिम्टम्स शो नहीं करता है. मतलब ये कोविड-19 किसी को अफेक्ट करता है, किसी को नहीं करता है. इसका मतलब वो हर इंडिविजुअल की इम्यूनिटी इस वायरस के अगेंस्ट अलग अलग है. ठीक है, किसी में डिसीज सीवियर होता है, किसी में इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं होता. तो इसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल इम्यूनिटी. और जैसे होमोजाइगस ट्विंस, homozygous twins are homozygous twins shows same level of immunity to lepromatous leprosy. तो ये जो होमोजाइगस ट्विंस होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट सेम होती है. दोनों की इम्यूनिटी बिल्कुल सेम होती है. बट अगर हेट्रोजाइगस ट्विंस की बात करेंगे, हेट्रोजाइगस ट्विंस shows different level of immunity to लेप्रोमेटस लेप्रोसी. तो होमोजाइगस ट्विंस की जो भी इम्यूनिटी है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो सिमिलर होती है, बट हेट्रोजाइगस ट्विंस की इम्यूनिटी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट अलग अलग होती है. तो दिस इज द इंडिविजुअल इम्यूनिटी. इंडिविजुअल इम्यूनिटी में हर इंडिविजुअल की, हर पर्सन की इम्यूनिटी अलग अलग होती है. किसी को एक पर्टिकुलर डिसीज सीवियर सिम्टम कॉज कर सकता है, वही डिसीज दूसरे इंडिविजुअल में माइल्ड सिम्टम कॉज कर सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि उस पर्सन की इम्यूनिटी कितनी है, वो पर्सन कितना इम्यून है उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट. तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं. तो पहला फैक्टर, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल इम्यूनिटी. तो कुछ फैक्टर्स है कि जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं. पहला है एज. तो जिनकी एज बहुत ही कम है, मतलब जो चिल्ड्रंस है, और जिनकी एज बहुत ज्यादा है, दिस आर मोर प्रोन्स टू डिसीजेस. उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है. सेकंड फैक्टर इज हार्मोनल इन्फ्लुएंस. हार्मोनल influence. So patient with endocrine disorder like diabetes mellitus are more susceptible to diseases. तो जिन्हें एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि डायबिटीज होता है, उनमें डिसीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. फॉर एग्जांपल कोविड-19 इन्फेक्शन अगर कंपेयर करें कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है और एक डायबिटिक पर्सन है, तो नॉर्मल पर्सन को कोविड-19 होने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू डायबिटिक पर्सन, क्योंकि डायबिटिक पर्सन की इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है. और थर्ड फैक्टर है न्यूट्रिशन. थर्ड फैक्टर है न्यूट्रिशन. सो डिफेक्टिव न्यूट्रिशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डिसीजेस. अगर न्यूट्रिशनल क्वालिटी अगर लो है, जो हम न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं अगर उसकी क्वालिटी अगर लो है, तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक होते जाती है और हमें डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ इनेट इम्यूनिटी. नाउ वी सी the major functions of innate immunity. First, it recruit immune cells to the site of infection by production of chemical factors.
हमारे बॉडी में जहां पर इंजुरी हो या कोई इन्फेक्शन हो तो उस जगह के सेल कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करते हैं और उस केमिकल फैक्टर्स की वजह से वहां पर इम्यून सेल्स माइग्रेट होते हैं। तो जहां पर इंजुरी हो, जहां पर इन्फेक्शन हो, वहां पर इम्यून सेल्स माइग्रेट होते हैं और उनको एलिमिनेट करने के लिए प्रोसेस करते हैं। सेकंड फंक्शन, इट एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है ये हम अलग से देखेंगे। फिर इट आइडेंटिफाई एंड रिमूव फॉरेन सब्सटेंस बाय स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल। जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल, जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है उसको आइडेंटिफाई करता है और रिमूव करता है। ठीक है, बाय स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेस और भी डब्ल्यूबीसी और भी कई प्रकार के डब्ल्यूबीसी इनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। फिर फोर्थ है, इट एक्टिवेट द एडेप्टिव इम्यूनिटी थ्रू एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये क्या करता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है बाय एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रेजेंटेशन क्या होता है वो भी हम अलग से देखेंगे। फिर इट एक्ट एज अ फिजिकल एंड केमिकल बैरियर टू इन्फेक्शियस एजेंट। जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो एज अ फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। चलो, now we see the mechanism of innate immunity। मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि इन्नेट इम्यूनिटी हमारी किस तरह से वर्क करती है। तो इस हेडिंग के अंदर हम लोग देखेंगे एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर में फिजिकल बैरियर, दूसरा मैकेनिकल बैरियर, तीसरा एनाटॉमिकल बैरियर है केमिकल बैरियर, एंड फोर्थ एनाटॉमिकल बैरियर है बायोलॉजिकल बैरियर। फिर दूसरा मैकेनिज्म सेलुलर इन्नेट इम्यूनिटी, सेलुलर इन्नेट इम्यूनिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से सेल्स इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मास्ट सेल है, फैगोसाइट्स है, ठीक है, और भी जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे हम लोग सेलुलर इन्नेट इम्यूनिटी में। फिर थर्ड है इन्फ्लेमेशन, फिर लास्ट वन फैगोसाइटोसिस, सॉरी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर हम क्या देखेंगे, एनाटॉमिकल बैरियर जिसमें फिजिकल बैरियर है, केमिकल बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है और बायोलॉजिकल बैरियर है। फिर एनाटॉमिकल बैरियर के बाद देखेंगे हम लोग सेलुलर इन्नेट इम्यूनिटी, फिर देखेंगे इन्फ्लेमेशन और लास्ट में देखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमिकल बैरियर से। तो एनाटॉमिकल बैरियर में सबसे पहले है फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में एपिथेलियल सरफेसेस आएंगे, एपिथेलियल सरफेसेस। जो भी एपिथेलियल सरफेस है, जैसे कि हमारे स्किन के ऊपर या हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के ऊपर जो एपिथेलियल सरफेस है वो एक फिजिकल बैरियर फॉर्म करते हैं। तो इस बैरियर से क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है, जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, तो ये फिजिकल बैरियर, ये एपिथेलियल सरफेस ऑफ द स्किन उनकी एंट्री को प्रिवेंट कर देता है। तो उनको हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करने से प्रिवेंट करता है। तो ये होता है फिजिकल बैरियर में एपिथेलियल। So desquamation of a skin epithelium help to remove the infectious agent that adhere to the skin surface। जो भी स्किन सरफेस के ऊपर जो भी infectious agent है उनको रिमूव करने में हेल्प करता है डिस्क्वेमेशन। फिर एपिडर्मिस एंड डर्मिस, these are the skin layers।
So in epidermis there are no blood vessels, so lack of blood vessels, and there is no moisture, so lack of moisture. तो एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, एपिडर्मिस में कोई भी मॉइस्चर नहीं होता, और डर्मिस में सेबेसियस ग्लैंड होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स। सो ये एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होने के कारण, मॉइस्चर नहीं होने के कारण, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेबेसियस ग्लैंड देयर इज अ अनफेवरेबल कंडीशन, देयर इज अ अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये क्या करते हैं, एक अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करते हैं, जिस कारण कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ ग्रो नहीं हो पाता। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ग्रो नहीं हो पाते। सो दिस इज द फिजिकल बैरियर। Now we see the chemical barrier, sorry, mechanical barrier. In the mechanical barrier, coughing, sneezing. So coughing and sneezing action help to remove the microorganism that have entered in our respiratory system। हमारे respiratory system में जो भी microorganism enter करने की कोशिश करते हैं, तो वो coughing और sneezing के थ्रू उसको हम लोग बाहर आउट कर देते हैं। फिर बाय फ्लशिंग, ठीक है, फ्लशिंग से भी हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर कर देते हैं, जैसे फ्लशिंग बाय यूरिनेशन, फ्लशिंग एक्शन बाय यूरिनेशन, फ्लशिंग एक्शन बाय लैक्रिमल सिक्रेशन, फ्लशिंग एक्शन बाय लैक्रिमल सिक्रेशन, और फ्लशिंग एक्शन बाय सलाइवरी सिक्रेशन। तो ये जितने भी बॉडी के सिक्रेशंस है, उन सिक्रेशन के थ्रू हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर फ्लश कर देते हैं। तो दिस इज द मैकेनिकल बैरियर। नाउ वी सी द केमिकल बैरियर्स। So in chemical barrier, we see the chemical secreted by the different organs of our body, and that chemical can destroy the microorganisms. So first, skin. Antimicrobial peptide. So skin secrete the high concentration of the salt in sweat, and skin also secrete the fatty acid in sebum. So this high concentration of salt and this fatty acid can destroy the microorganism. The microorganism is salt के concentration को tolerate नहीं कर सकता, इसलिए वो microorganism वहां पर survive नहीं कर सकते। और skin एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड भी सिक्रेट करता है। पेप्टाइड मतलब दिस आर द शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड। तो ये एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल सोरियासिन, सोरियासिन, this is the antimicrobial peptide which destroyed, which killed E. coli. And second is calprotectin, calprotectin. This antimicrobial peptide destroy staphylococcus aureus and prevent skin infection, staphylococcus aureus, and prevent skin infection by S. aureus. Then second one is mouth and alimentary canal, mouth and upper
alimentary canal. So this secretes antimicrobial peptide and lysozyme. So antimicrobial peptide जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है, और lysozymes are the proteolytic enzyme can also destroy the microorganism. Then stomach. In the stomach, due to the high acid production, there is a low pH. So microorganism इस low pH को survive, इस low pH में survive नहीं कर सकते, इस low pH को tolerate नहीं कर सकते हैं, और and also stomach also secrete antimicrobial peptide. Antimicrobial peptide. Then intestine. Intestine also secrete antimicrobial peptide. Then urinogenital tract. Urinogenital tract. So in urinogenital tract there is also a low pH, and most of the microorganism cannot tolerate this low pH and also secrete antimicrobial peptide. So guys, this is the chemical barriers. In the chemical barrier there are secretions of some microbial antimicrobial peptides which can destroy the microorganisms. There is a secretion of lysozyme which is antimicrobial, which is a proteolytic enzyme, can destroy the microorganism, and due to the low pH in the stomach and in the urinogenital tract, the microorganism cannot survive. And skin also secrete the sebum and high concentration of the salt and also the antimicrobial peptide, due to which the microorganism cannot withstand. Okay, this is the chemical barrier. Now we see the biological barrier. Biological barrier. In biological barrier, there are some gut flora. Gut flora मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो कमेंसल से जो नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं हम लोग गट फ्लोरा. अभी इस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में अगर कभी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करे तो ये गट फ्लोरा क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे, पैथोजेंस को, पैथोजन का डिस्ट्रक्शन करते हैं. ठीक है, गट फ्लोरा मतलब दिस आर द नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. जब कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ये गट फ्लोरा क्या करते हैं, कुछ टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, और ये टॉक्सिन इन पैथोजन का डिस्ट्रक्शन करते हैं. और तो और ये गट फ्लोरा उस पैथोजन के साथ कंपीट करते फॉर द न्यूट्रिशन के लिए कंपटीशन होता है गट फ्लोरा और पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म में. जब पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो उनका नंबर बहुत ही कम होता है और गट फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं बहुत ही हाई नंबर में, तो जिसके कारण ये गट फ्लोरा पूरा न्यूट्रिशन यूटिलाइज करते हैं, कंपटीशन करते हैं पैथोजन के साथ और न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं, और जो न्यूट्रिशन पैथोजन को फिर मिल नहीं पाता, इसलिए पैथोजन का फिर से डिस्ट्रक्शन हो जाता है. तो दिस इज द बायोलॉजिकल. नाउ वी सी द सेकंड मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी, दैट इज द सेलुलर innate immunity. The cells which are involved in the cellular innate immunity are mast cell, eosinophil, and basophils, phagocytes, and natural killer cells. नेचुरल किलर सेल्स. सो इनेट इम्यूनिटी में ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं. तो अगर कोई पैरासाइट का इन्फेक्शन हो, कोई पैरासाइट हमारे बॉडी में अगर एंटर करता है
तो मास्ट सेल, इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये 3 सेल एक्टिवेट होते हैं और अपॉन एक्टिवेशन दे रिलीज हिस्टामिन, दे रिलीज हिस्टामिन। पैरासाइट के एंट्री के बाद ये सेल एक्टिवेट होते हैं और हिस्टामिन रिलीज करते हैं और उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉय ऑफ पैरासाइट। So upon activation, these cell can cause the allergic reaction also. Allergic reaction. तो पैरासिटिक इन्फेक्शन मतलब पैरासाइट एंट्री होने के बाद एक्टिवेट होते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं और पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट अपॉन एक्टिवेशन ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज करते हैं। और ये मास्ट सेल जो है, मास्ट सेल also help in a wound healing. Mast cell can also help in a wound healing. So these are the mast cell, eosinophil and basophil, which can destroy the parasite. So they provide the immunity against the parasitic infection. Now phagocytes are the immune cell which engulf the pathogen. These are the immune cells. These are the immune cells which engulf पैथोजन। ये ऐसे सेल है कि जो पैथोजन को इंगल्फ करते हैं, पैथोजन को ईट करते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ फैगोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स। So these are the examples of phagocytes. Now natural killer cells. Natural killer cells. So natural killer cell destroy the host cell, destroy the self cell. Natural killer cell destroy the होस्ट सेल, खुद के सेल को ही किल करता है नेचुरल किलर सेल, बट कौन से होस्ट सेल? द कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट सेल, कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट सेल। जो होस्ट सेल कॉम्प्रोमाइज्ड है उन्हीं होस्ट सेल को ये नेचुरल किलर सेल डिस्ट्रॉय करता है। कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट सेल मतलब, कॉम्प्रोमाइज मतलब जो सेल वायरस से इंफेक्टेड है, वायरल इंफेक्टेड सेल है, या फिर ट्यूमर सेल है, या फिर ट्यूमर सेल है। तो नेचुरल किलर सेल ऐसे होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय करता है कि जो वायरल इंफेक्टेड है या फिर वो ट्यूमर सेल है। तो ये जो नेचुरल किलर सेल है खुद के सेल को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता, बस सिर्फ वायरल इंफेक्टेड सेल और होस्ट सेल को ही एलिमिनेट करता है। जैसे नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल के ऊपर कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं, कुछ सरफेस मार्कर्स होते हैं जिनको कहते हैं हम लोग एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल, एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल। सो ये एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल्स ये सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल इन सेल को सेल्फ सेल बनाते हैं। ये अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं सेल के ऊपर तो ये बॉडी के बाकी नेचुरल किलर सेल इसको सेल्फ सेल रिकॉग्नाइज करते हैं। बट लेकिन जब वायरस का इन्फेक्शन हो या कोई ट्यूमर फॉर्म हो तो क्या होता है, इन एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल का नंबर लो हो जाता है, इन एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल का नंबर लो हो जाता है। तो इस कारण से ये नेचुरल किलर सेल इसको सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं करते और डायरेक्टली इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को कहते हैं हम लोग सेल्फ मिसिंग। इसको कहते हैं हम लोग सेल्फ मिसिंग। सेल्फ मिसिंग मतलब द लो नंबर ऑफ MSC class 1 molecule. Due to the low number of MSC class 1 molecule, natural killer cell destroy the viral infected or tumor cell. So this is the cellular innate immunity. Now we see the third mechanism of innate immunity is inflammation.
So inflammation, what is the inflammation? The inflammation is one of the first response of our immune system to the infection or injury of the cell. So inflammation is characterized by redness of skin, heat, pain, swelling, and loss of function. So these are the characteristics of the inflammation: the redness of skin and heat at the local infected area, and pain, swelling of the local infected area, and loss of function of the local area. So what is the goal of inflammation? The goal of inflammation goal of inflammation is to eliminate the cause, to to eliminate the cause of infection or cause of injury, and second, to clear necrotic cell, to clear necrotic cell necrotic cell means जो डैमेज सेल है वो necrotic cell है. तो फर्स्ट goal of inflammation is to eliminate the cause of infection, and second, to clear the necrotic cell, and third, repair of damaged tissue, repair of damaged tissue. So these are the goal of inflammation: eliminate the cause, नेक्रोटिक सेल को क्लियर करता है, और जो टिश्यू डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करता है. सो दीज आर द गोल्स ऑफ inflammation, and this inflammation is initiated by some cells called the mast cells and macrophages, mast cells and macrophages. ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन होता है या सेल इंजरी होती है, तो ये मास्ट सेल पे कुछ या मैक्रोफेजेस पे कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं, PRR. ठीक है. तो मास्ट सेल या मैक्रोफेजेस पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं. तो ये जो रिसेप्टर्स है ये रिकॉग्नाइज करते हैं पैम्प एंड डैम्प. पैम्प मीन्स पैथोजेन associated molecular pattern, and damp means damage associated molecular pattern. सो जो कोई भी बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, उन बैक्टीरिया पे कॉमन पैटर्न होता है, कॉमन मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, जिसको कहते हैं हम लोग पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. अगर सेल इंजरी है, अगर होस्ट सेल की अगर डैमेज है, तो उस पर कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न. इन पैटर्न्स को पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की मदद से ये मास्ट सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, और जैसे ही इन पैटर्न्स को ये मास्ट सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, ये मास्ट सेल एक्टिवेटेड होते हैं. अपॉन एक्टिवेशन, ये मास्ट सेल जब एक्टिवेटेड होते हैं, ये कुछ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं. ये कुछ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, जैसे कि साइटोकाइन, कीमोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स.
ल्यूकोट्राइन्स। तो जब ये मास्ट सेल पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर की मदद से जो पैटर्न मॉलिक्यूल्स है, पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स है, उनको रिकॉग्नाइज करती है, फिर एक्टिवेट होती है। जैसे ही एक्टिवेट होती है कुछ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर रिलीज करती है, जैसे कि साइटोकाइन, कीमोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स। तो ये जो ल्यूकोट्राइन है ये एंडोथेलियल सेल जो लोकल इन्फेक्टेड साइट है वहां की जो एंडोथेलियल सेल्स है, वहां की जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल को सेपरेट करता है और ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जो भी मोनोसाइट्स है उनको माइग्रेट करता है एट द साइट ऑफ इंफेक्शन। और वो मोनोसाइट जब माइग्रेट होते हैं इंफेक्शन के साइट पे, तब उन मोनोसाइट को कहते हैं हम लोग मैक्रोफेजेस। नाउ दिस मैक्रोफेजेस आर नाउ एक्टिवेटेड एंड दिस फंक्शन ऑफ दिस मैक्रोफेजेस आर फैगोसाइटोसिस। उस लोकल साइट पे जो भी इंफेक्टेड सेल है या जो भी इंफेक्शियस एजेंट है उनको एंगल्फ करने का काम कौन करता है? मैक्रोफेजेस करते हैं। So this is the inflammation. So what is the inflammation? Inflammation is characterized by the redness, heat, pain, swelling and the loss of function. Inflammation is initiated by macrophages and mast cell. Mast cell upon activation releases some inflammatory mediators. Now these inflammatory mediators cause the endothelial cell to separate and migration of monocyte from the blood capillaries to the site of infection. Now this monocyte get converted into the macrophages and perform phagocytosis. So this is the fourth mechanism of innate immunity. Now the fifth mechanism of innate immunity is complement system. So complement system is a biochemical cascade. It is a biochemical cascade that complement the antibody and phagocytes. It is a biochemical cascade which complement antibodies and phagocytes टू क्लियर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसको क्लियर करने के लिए फैगोसाइट्स और एंटीबॉडीज को कॉम्प्लीमेंट करता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो कॉम्प्लीमेंट स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, it stimulate inflammation, it promote opsonization and it directly kill the pathogen. It directly kill the pathogen by forming a hole in their plasma membrane. तो तीन टाइप से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है। पहला इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करता है, दूसरा ऑप्सनाइजेशन प्रमोट करता है और तीसरा पैथोजन को डायरेक्टली किल करता है। उन पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन पे एक होल करता है और फिर पैथोजन का जो सेल मेम्ब्रेन है ब्रेक होता है, उस कारण पैथोजन का डिस्ट्रक्शन होता है। अब देयर आर थ्री पाथवेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तीन पाथवेज है। पहला है क्लासिकल पाथवे। फर्स्ट इज अ classical pathway of complement system. The classical pathway of the complement system start when antibody bind to बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के सरफेस पे कोई एंटीबॉडी बाइंड होता है तब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पाथवे स्टार्ट होता है वो होता है क्लासिकल पाथवे। सेकंड अल्टरनेट पाथवे। Alternate pathway start spontaneously. Alternate pathway start spontaneously. And last one is lectin pathway.
third one is lectin pathway. Lectin pathway start when lectin bind to the mannose. It start when lectin bind to mannose on bacteria. So these are the three complement pathways. First is classical pathway start when the antibody binds to the bacteria. Second alternate pathway which starts spontaneously, and third one is a lectin pathway which start when the lectin binds on the mannose on the surface of bacteria. So this is the complement system, and this is all about the innate immunity. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू गाइज.